नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले समय में 27 अक्टूबर से लगाकर 15 नवंबर के मध्य देश भर में किस प्रकार मौसम रहने की संभावनाएं हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान देश भर में किस प्रकार रहेंगे आने वाले 15 से 20 दिनों के दौरान। इसके अलावा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अब जल्द सक्रियता बढ़ने वाली है एक बार फिर से। तो जैसे ही उन दोनों समुद्रों में हलचल बढ़ेगी तो किस प्रकार मौसमी सिस्टम उभरने की संभावनाएं आने वाले दिनों के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में रहेगी, और उन सिस्टम्स का ट्रैक किस प्रकार भारत के क्षेत्रों की तरफ रहेगा या फिर म्यांमार और ओमान की तरफ उन सिस्टम का ट्रैक रहेगा। और अगर वह सिस्टम बनते हैं तो उनमें से कौन कौन से सिस्टम चक्रवाती तूफान की श्रेणी तक के सिस्टम बनेंगे, यानी कि कौन कौन से सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकते हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसके अलावा आने वाले समय में जो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, उनका प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत के किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां उन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत के किन किन राज्यों में कब कब होने की संभावनाएं रहेंगी, इनके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 27 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इसमें आपको अरब सागर में एक सर्कुलेशन दिखाया जा रहा है, जो कि अभी थोड़े दिनों बाद अरब सागर के क्षेत्रों में बनेगा, लेकिन इस सिस्टम के इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं नहीं है। और एक और डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में दिखाया जा रहा है 6 से 9 नवंबर के मध्य। इसका मतलब है कि 6-7 नवंबर से 9-10 नवंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावनाएं हैं, जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी डिप्रेशन तक जा सकती है। और उस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो उस सिस्टम का ट्रैक दक्षिणी भारत के आसपास के क्षेत्रों पर रहने की संभावनाएं फिलहाल ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है, जिसमें तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर इस सिस्टम के टकराने की संभावनाएं 40% रहेगी। वहीं 60% संभावनाएं इस सिस्टम की मध्य आंध्र प्रदेश से दक्षिण ओडिशा के बीच टकराने की रहेगी। फिलहाल जो भी बंगाल की खाड़ी में 6-7 नवंबर से 9-10 नवंबर के मध्य सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम का ट्रैक फिलहाल ऐसा ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अरब सागर में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगभग 3-4 नवंबर के आसपास से 6 नवंबर के मध्य बनेगा, वह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का रूप ही लेगा। उससे अधिक उस सिस्टम के इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं नहीं रहेगी, और वह सी के आसपास ही रहेगा, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जरूर केरल और जो तमिलनाडु के आंतरिक इलाके होंगे वहाँ कन्वर्जेंस जोन बनेगा, जिसकी वजह से वहाँ बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी बारिश के रूप में इस सिस्टम के इनडायरेक्ट असर से देखने को मिलेगी। और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होगी, जिसका प्रभाव 28 से 30 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3 से 5 नवंबर के मध्य भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, और 8 से 10 नवंबर के मध्य भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होगी। उसकी वजह से बारिश की गतिविधियां अगले 3 दिनों के दौरान या फिर 4 दिनों के दौरान मुख्यतः 28 से 30 अक्टूबर के मध्य जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में भी मंडी, शिमला से लगाकर जो उत्तरी इलाके होंगे वहां बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर हो सकती है। पंजाब के दक्षिणी मध्य इलाके, इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से नहीं नजर आ रही है। इसके अलावा अगले 3 से 4 दिनों के दौरान जो साइक्लोनिक स्टॉर्म डना था, वह अब कमजोर होकर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, और अगले 24 घंटों के दौरान यह दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों पर एज अ कमजोर लो प्रेशर एरिया पहुंचेगा, और इसी क्षेत्र के आसपास पहुंचकर यह बिल्कुल ही वैनिश यानी कि खत्म हो जाएगा। लेकिन इस सिस्टम की वजह से जो मॉइस्चर बढ़ेगा, उसके प्रभाव से दक्षिणी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यानी कि जबलपुर से लगाकर मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, इसके अलावा उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, वाराणसी तक के क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां अगले 3 से 4 दिनों के दौरान खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के क्षेत्र में कुछ बारिश का दायरा ज़्यादा रह सकता है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, जिसमें कुछ स्थानों पर मध्यम से अच्छी खासी बारिश भी हो सकती है दक्षिणी मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। कुल मिलाकर कहें तो साइक्लोनिक स्टॉर्म डना अब बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है, और पहले भी बताया था कि इस सिस्टम का ट्रैक दक्षिण पश्चिम रहेगा, क्योंकि यह सिस्टम जो अरेबियन सी का जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है उसके संपर्क में आएगा, जिसकी वजह से वह एंटी साइक्लोन इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देगा,
देगा, दक्षिण पश्चिम दिशा का रुख कराएगा और यह कमज़ोर भी हो जाएगा और अब जल्द यह कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इसके प्रभाव से पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। और जो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में 3 से 5 नवंबर के मध्य पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसके प्रभाव से पंजाब के उत्तरी इलाकों में मौसम बदलेगा और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। कपूरथला के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर गुरदासपुर, पठानकोट में रहेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 4 और 5 नवंबर को भी होने की संभावना है। 8 से 10 नवंबर के मध्य जो पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं हैं, उसके शुरुआती अनुमान के अनुसार कुछ ज़्यादा बारिश की गतिविधियां कराने की संभावना है, यानी कि उसका प्रभाव पंजाब के बठिंडा से लगाकर श्रीमुक्ता साहिब, अम्बाला यानी कि उत्तरी हरियाणा के इलाके, इसके अलावा कुरुक्षेत्र से लगाकर करनाल और पंजाब के चंडीगढ़, मोहाली, पठानकोट, गुरदासपुर तक के क्षेत्र में बारिश की गतिविधि के रूप में देखने को मिल सकता है लगभग 9 नवंबर के आसपास। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां 9 और 10 नवंबर को उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू में भी कुछ खंड वर्षा होने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार 9 नवंबर को बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा देश भर में तापमान की बात की जाए तो इस समय अवधि के दौरान अगले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं रहेंगी। अधिकतम तापमान उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में लगभग 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावनाएं ज़्यादातर क्षेत्रों में रहेगी। इसके अलावा न्यूनतम तापमान में विशेष गिरावट होगी। महाराष्ट्र के उत्तरी मध्य इलाके, दक्षिणी मध्य प्रदेश, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान लगभग 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच ज़्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। तो पंजाब और हरियाणा के उत्तरी मध्य इलाके, इसके अलावा उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में लगभग 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान अगले 4 से 5 दिनों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल तापमान की स्थिति सामान्य के आसपास रहेगी। ज़्यादा तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं 27 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच नहीं नजर आ रही है। तो इस प्रकार मौसम रहेगा देश भर में। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा उसके लिए लगातार आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। आप सभी को समझ आ गया होगा 27 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा। अब बात करते हैं मुख्य समय अवधि की, जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों एक विशेष रूप से सक्रिय होंगे। 10 नवंबर से 25 नवंबर के बीच के लिए यह मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों में ही सिस्टम दिखाए जा रहे हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट सिस्टम है। बंगाल की खाड़ी में जो पहला सिस्टम 9-10 नवंबर के आसपास बनेगा, वह सिस्टम उम्मीद है कि एक डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाके दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर लैंडफॉल कर जाएगा। उसके बाद 15 से 25 नवंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन होने की संभावनाएं हैं, जो कि एक थाईलैंड के आसपास के क्षेत्रों से साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा, लगभग दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर, और यह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के आसपास के क्षेत्रों पर आकर एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है 15 से 25 नवंबर के मध्य के समय में। उसके बाद इस सिस्टम की चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं बहुत अधिक है। एमजीओ का काफ़ी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही ट्रॉपिकल सिस्टम उभरने की संभावनाएं बहुत अधिक है। और अभी जो साइक्लोनिक स्टॉर्म डना बना है, लगभग उसी कैटेगरी का सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से 15 से 25 नवंबर के मध्य बनने की संभावनाएं रहेंगी। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं 15 से, यानी कि हो सकता है ये सिस्टम 13 नवंबर और 14 नवंबर को बन जाए, या फिर 26-27 नवंबर के मध्य भी बन सकता है। 1-2 दिन का गैप आप लेकर चलें, लेकिन बंगाल की खाड़ी में सक्रियता जरूर बढ़ेगी लगभग 13 नवंबर के आसपास से आगे, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान उभरने की संभावनाएं बनेंगी। और अगर वह चक्रवाती तूफान उभरता है तो उसका नाम फेंगल होगा। इसके अलावा अरब सागर में भी सक्रियता बढ़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है लगभग दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर तीसरे सप्ताह के नवंबर के तीसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों के आसपास। और उस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो फिलहाल उस सिस्टम का ट्रैक भारत के क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उस समय अवधि के दौरान एक हाई प्रेशर एरिया ओमान और पश्चिमी अरब सागर के क्षेत्रों पर रह सकता है, जिसकी वजह से वह सिस्टम उन क्षेत्रों की तरफ ना जाकर भारत के क्षेत्रों की तरफ रिकर्व कर सकता है। फिलहाल ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन नवंबर माह में अगर कोई सिस्टम अरब सागर में बनता है तो वह ओमान की तरफ जाता है, लेकिन उम्मीद कर सकता है कि यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ भी आ सकता है। इस सिस्टम के ओमान की तरफ जाने की संभावनाएं 55% है। वहीं इस
सिस्टम के गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश करने की संभावनाएं 45% तक बनती हुई नजर आ रही है, जो कि एक ठीक ठाक संभावनाएं हैं। आने वाले समय में अरब सागर के सिस्टम को लेकर आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, और अगर अरब सागर का सिस्टम इस प्रकार भारत के क्षेत्रों की तरफ आ जाता है तो नवंबर के तीसरे सप्ताह से लगाकर चौथे सप्ताह में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा समेत जो दक्षिणी मध्य भारत है, इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने की संभावनाएं है, उसके ट्रैक की बात की जाए तो वह आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर टकराने की संभावनाएं उस सिस्टम की थोड़ी सबसे ज़्यादा है, जो कि आप रेड लाइन में देख सकते हैं। उसके बाद वह सिस्टम अरब सागर के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा उस सिस्टम के ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ जाने की भी संभावनाएं ठीक ठाक है। इसके अलावा तमिलनाडु के क्षेत्रों तक भी उस सिस्टम की पहुंच हो सकती है। यह 3 ट्रैक बंगाल की खाड़ी के सिस्टम को लेकर हैं। अभी बांग्लादेश या म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ उन सिस्टम के जाने की संभावनाएं थोड़ी कम बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन आने वाले समय में इन सिस्टम को लेकर लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम के ट्रैक में भी लगातार चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में 15 से 25 नवंबर के मध्य जो सिस्टम बनेगा, उसके चक्रवाती तूफान या फिर सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन बनने की संभावना बहुत अधिक है, और हो सकता है ये सीवियर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाए, क्योंकि एमजीओ का सबसे ज़्यादा सपोर्ट उस दौरान बनता हुआ नजर आ रहा है। एमजीओ का अभी भी सपोर्ट था जो साइक्लोन बना है, लेकिन उससे ज़्यादा सपोर्ट उस समय अवधि के दौरान एमजीओ का रहेगा, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही सक्रिय हो जाएंगे, और देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी बारिश के रूप में नवंबर माह में भी वह सिस्टम देंगे। उम्मीद करते हैं वह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ आए, ताकि रबी सीजन की जो भी फसल बुआई कर रहे हैं लोग, उसमें उनको पानी की आवश्यकता होगी, और अगर बारिश होती है तो वह पानी उनको नेचुरली मिल जाएगा। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में 13 से 17 नवंबर के मध्य एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक हो सकती है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर से लगाकर देखने को मिल सकती है। 22 से 25 नवंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब के उत्तरी मध्य इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। इसके अलावा दक्षिणी मध्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाके, राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी, मध्य, उत्तर पूर्वी और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों तक उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। खंड बारिश को छोड़कर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां 22 से 25 नवंबर के मध्य होने की संभावनाएं बन रही है, जिसको लेकर लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए फोरकास्ट ठीक नहीं निकल रही है, लेकिन जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आने की तारीख दे रहे हैं, वे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जरूर रही हैं। उनका प्रभाव जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में तो देखने को मिल रहा है कुछ इलाकों में, लेकिन मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियां उन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से नहीं हो रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, उनका प्रभाव मैदानी राज्यों में भी हो, ताकि पॉल्यूशन में कुछ कमी हो। और आप सभी पराली ना जलाएं। अगर आप पराली जलाते हैं तो जो हमारे सिटी के इलाके हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। पहले से ही सिटीज़ में पॉल्यूशन होता है, और आप लोग स्टबल बर्निंग करते हैं, यानी कि पराली जलाते हैं, तो उसकी वजह से भी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है। तो आप सभी पराली ना जलाएं, उसको किसी अन्य काम में यूज़ करें। और आने वाले समय में जब भी बंगाल की खाड़ी सक्रिय होगी तो उसके लिए विशेष अपडेट दी जाएगी, और अरब सागर के सिस्टम को लेकर भी विशेष अपडेट देंगे। इस समय अवधि के दौरान तापमान की स्थिति थोड़ी सी कम रहेगी सामान्य से। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में सामान्य से कम तापमान देखने को मिलेंगे। न्यूनतम तापमान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में लगभग 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच कई क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। मध्य भारत में लगभग 10 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच ज़्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान देखने को मिलेंगे, और अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने वाले समय में, यानी कि 10 से 25 नवंबर के मध्य देखने को मिलेगी, जब उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत, पूर्वी भारत के क्षेत्र में अधिकतम तापमान भी लगभग 22 से 25 डिग्री या फिर कुछ स्थानों पर 27 डिग्री तक देखने को मिलेंगे। तो अच्छी खासी ठंड का जो नवंबर के दूसरे सप्ताह से तीसरे सप्ताह के मध्य देखने को मिलेगा। तो आप सभी तैयार रहें। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है साइक्लोन डना हैज़ वीकन इनटू अ लो प्रेशर एरिया, जिसके बारे में आपको बता दिया है। वह एक निम्न दबाव के क्षेत्र में कमजोर हो गया है, जो कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर आकर पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है जिसमें लिखा है 6 नवंबर के बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में
लो प्रेशर एरिया से लगाकर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह फेवरेबल है, क्योंकि एमजेओ की दस्तक उस दौरान इंडियन ओशन में होगी, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल सिस्टम उभरने की संभावनाएं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में रहेगी, लगभग 6-7 नवंबर के आसपास से आगे। इसके अलावा 13 से 27 नवंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दोनों में 2 से 3 वेदर सिस्टम बन सकते हैं, जिसमें से एक वेदर सिस्टम एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है, जो कि एक बड़ा साइक्लोन हो सकता है, यानी कि वेरी सीवियर या फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में बन सकता है 13 से 27 नवंबर के मध्य, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब उत्तर भारत के क्षेत्रों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत आएंगे, जिसका प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में जरूर होगा। इसके अलावा न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में भी उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में गिरावट होगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।